जय हिंद मास्टर व्यूअर्स, एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन के इस नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर अकाउंट्स का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आ चुका है 1 जून 2023 के शिफ्ट 1 में, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कहाँ पर किया था, क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कर चुके हैं और अब बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और हमारा टारगेट है कि हम लोग अकाउंट्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लें, जितना भी अभी तक अवेलेबल हो पाया है। जैसा आप भी जानते हो कि CUET को आए बहुत दिन नहीं हुए हैं, तो जो क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं हैं। ये बुक आपको मोटी ज़रूर दिख रही होगी, पर इसमें सॉल्यूशन भी है, इस वजह से ये इतनी मोटी बुक दिख रही है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो में और शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 21, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखिए, ये चैप्टर आ चुका है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके 3 मेन एक्टिविटीज़ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं एक बार रिकॉल करते रहिए, जितनी बार रिकॉल करेंगे उतना बढ़िया होगा, उतना तगड़ा रिवीजन होगा और आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। तो 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन सी? फाइनेंसिंग, लास्ट एक्टिविटी फाइनेंसिंग होती है, सेकेंड लास्ट एक्टिविटी इन्वेस्टिंग होती है, एंड फर्स्ट एक्टिविटी इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम लोगों से पूछा गया है कि इस इन्फॉर्मेशन की मदद से फाइनेंसिंग एक्टिविटी को बताइए। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड विथ, बताइए। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ टोटली रिलेटेड विथ शेयर, डिबेंचर, लोन्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए, ये 4 नाम, मैं यही समझाता हूँ अपने भी स्टूडेंट्स को कि जब भी आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी करनी हो तो आपको सिर्फ ये 4 नाम याद रखने हैं जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट करती हैं। शेयर्स, इशू ऑफ शेयर और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रेजिंग ऑफ बैंक लोन और रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, इंक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट और डिक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आपके सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होते हैं। और अगर आपने शेयर इशू किया है तो आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, अगर आपने डिबेंचर इशू किया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इट मीन्स कि डिविडेंड पेड इज़ ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट पेड इज़ ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, है ना। लोन भी लिया है आपने बैंक से तो उसके लिए भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट के भी केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट पेड जो होते हैं सारे, डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड आर द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और यही आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया होता है तो आपको डिविडेंड रिसीव होता है, तो डिविडेंड रिसीव्ड आपका बन जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इंटरेस्ट रिसीव्ड बन जाता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड इसी तरीके से जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे जो भी रिटर्न आपको रिसीव होगा वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन में फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स दिया हुआ है हम लोगों को 2 लाख रुपीज़ प्रीवियस ईयर में। इट मीन्स 2016 में 2 लाख रुपीज़ था, 2016 में 2 लाख था एंड 2017 में कितना हो गया? 250 हो गया। तो क्या शो कर रहा है ये एकदम क्लियर शो कर रहा है कि लोन्स हमारे सिर पर बढ़ गए। 2 लाख से 2,50,000 हो गए, नहीं, हमने पूरे साल के दौरान 50,000 का लोन रेज़ किया है। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रीपेड अ लोन ऑफ ₹1 लाख। कंपनी ने साल के दौरान 1 लाख रुपीज़ का लोन पे किया है। तो हमें क्या बताना है कि यहाँ पर कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या हमारा पैसा बना, इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, ओवरऑल चेक किया जाए तो अगर मैं आपको रफली अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना कर दिखाऊँ तो शायद आपको फॉर्मेट पता होगा। अगर लॉन्ग टर्म लोन्स में इंक्रीज़ हुआ है तो इंक्रीज़ शोज़ इनफ्लो, है ना। अगर लोन आपने उठाया है, लोन उठाया है कहीं से, इट मीन्स आपने पैसा लाया है। आप ये ज़रूर सोच रहे हो कि सर लायबिलिटी हुई, ठीक है लायबिलिटी हुई, पर यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें सिर्फ और सिर्फ कैश से मतलब रखना है। कैश आया तो ऐड होगा, कैश गया तो लेस होगा। तो अगर हमने लोन रेज़ किया है, रेजिंग ऑफ लोन हमने कितने रुपए का किया है? 50,000 रुपीज़ का। 50,000 रुपीज़ का लोन रेज़ किया तो ये प्लस हो गया। और बोलता है ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रीपेड अ लोन ऑफ ₹1 लाख। कंपनी ने लोन को रीपेड भी किया है। होगा कोई और लोन जो यहाँ पर शो नहीं किया गया, पर हमें अलग से इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि लोन का क्या हुआ है, रीपेमेंट हुआ है, मतलब चुकाया गया है लोन को। रीपेड ऑफ लोन कितना है? 1 लाख। तो बताइए पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा कि जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ये पैसा जाएगा, 1 लाख रुपीज़ आपका निगेटिव बैलेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या बताना है कि हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या आएगा फाइनल आंसर। तो 50,000 रुपये आए हैं और 1 लाख रुपये चले गए। तो ओवरऑल क्या हुआ ज़रा बताइए देखकर कि पैसा हमने 50,000 रुपये उठाया है और 1 लाख रुपये चुकाया है। तो फिर ओवरऑल आपका आंसर क्या आने वाला है? प्लस हुआ 50, माइनस हुआ 1 लाख। तो प्लस माइनस माइनस होकर के साइन बड़े वाले का लग जाता है। ये तो बहुत बचपन की बात है। तो हम लोग ओवरऑल 50,000 हमने कैश का आउटफ्लो किया है। तो उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम क्लियर कट दिख रहा है, आउटफ्लो ऑफ ₹50,000, है ना। ठीक है, तो ये आंसर हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है, 50,000 ऑफ आउटफ्लो। आउटफ्लो क्यों समझ गए ना, क्योंकि आंसर हम लोगों का माइनस में आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। और ये देखिए, ये नए वाले पैटर्न पे फिर से आ गया कि मैच करना है अब आपको। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें आपका थोड़ा सा जल्दी अगर आपने नहीं सोचा तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। चलिए, लिस्ट 1 में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है और
पर्सनल अकाउंट है, पोजीशन स्टेटमेंट है और कमीशन टू अ पार्टनर है। देखिए इसमें एक आध दो नाम तो आपको नए लग रहे होंगे, पर कोई नहीं, कुछ आंसर हम लोग कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम में। ज़रूरी नहीं है कि आप जितना पढ़े होगे एकदम एग्जैक्ट उसी में से आ जाता है, कभी कभी आपको कॉमन सेंस पे भी आंसर करना होता है। तो चलिए चेक करते हैं आपका कॉमन सेंस। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बताइए लिस्ट 2 के किससे मैच करता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। शायद आपको ये बात पता होगा, हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें मैं पढ़ाता हूँ 3 गेस्ट होते हैं हमारे पार्टनरशिप में, 3 गेस्ट होते हैं, 3 मेहमान जिनकी मेहमान नवाजी हमें करनी होती है। एक होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। एक होता है मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर हु इज़ आउटसाइडर, उसके कमीशन की बात हो रही है, मैनेजर्स कमीशन। एंड एक होता है रेंट टू पार्टनर, आपने भी सुना होगा। इन तीनों को मैं मेहमान बुलाता हूँ, क्यों? क्योंकि मेहमान आते हैं और खर्चा करा के चले जाते हैं तो इसलिए ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, शायद आपको पता ही होगा, इसको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम्स जो होते हैं वो हमारे लिए गेस्ट होते हैं। इनके आने से हमारा प्रॉफिट घट जाता है, और घट जाएगा, ज़रूर घट जाएगा, चाहे आप नुकसान में ही क्यों ना चले जाओ, ये तो पे करना ही होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट 1 में, वो मैच करेगा किससे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ऑल द आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एकदम पहला लिस्ट ए का जो ऑप्शन नंबर ए वाला पॉइंट है वो मैच कर रहा है 4th वाले से, ठीक। फिर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट याद करिए। पर्सनल अकाउंट मीन्स, पर्सनल अकाउंट आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, वन इज़ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज़ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट इज़ व्हाट? कोई भी नेम, आइदर वो बिज़नेस का नेम हो, आइदर वो किसी पार्टी का नेम हो, इंसान का नेम हो। तो जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स का ही बनता है ना, तो पार्टनर्स आर पर्सनल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये जो लिस्ट 1 का बी है वो मैच कर रहा है लिस्ट 2 के 3rd पॉइंट से। तो चलिए अब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होते जा रही है। एंड सी पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट याद होगा आपको, बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट को कहा जाता है ना स्टेटमेंट, आपने कई बार सुना होगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन, दैट्स वाई इट विल बी अ पोजीशन स्टेटमेंट। कितना अच्छा लग रहा है, पुरानी पुरानी बातें आज रिकॉल हो रही हैं। फिर एकदम क्लियर हो गया पिक्चर कि अब डी वाला किससे ही मैच करेगा। देखिए मैच द फॉलोइंग में यही सबसे बड़ी दुर्गति हो जाती है कि अगर आपका एक रॉन्ग होता है तो 2 रॉन्ग हो जाता है। तो आप संभाल कर मैच द फॉलोइंग में अपना बुद्धि चलाइएगा। तो ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd एंड डी का 1st। देखा जाए ये किस ऑप्शन में मिलता है हम लोगों को। तो ए का 4th हम लोग को मिल रहा है सी और डी ऑप्शन में। जल्दीबाजी में टिक नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इन बातों का। बी का थर्ड हम लोग को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो एकदम करेक्ट है, हम लोग मिल गया है हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हम लोग को अपना सारा पॉइंट मिल गया। ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd एंड डी का 1st। चलिए एक और मैच द फॉलोइंग से सामना हुआ है, एक और मैच द फॉलोइंग से सामना हुआ है, तो देखते हैं। इन अकॉर्डेंस विद अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कौन सी बातें हैं? व्हेन बिजनेस बिकम्स इलीगल, डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर बिकम इनसेन। तो कैसे कैसे मैच किया जाएगा? तो देखते हैं। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। ओके, यानी ये हम लोग डिसोल्यूशन में आ चुके हैं। और डिसोल्यूशन में हम लोग जब भी ये वाली बातें करते हैं कि हाउ, कितने टाइप से हमारा जो है फॉर्म डिसॉल्व हो सकता है, तो हम लोग के कितने सेक्शंस हैं आपको याद है? कितने सेक्शंस हैं? तुरंत रिकॉल कर लीजिए, देख लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, पर आएगा आपके सिलेबस से ही, इसका ये मतलब मत समझ लीजिएगा। तो सेक्शन 40, सेक्शन 41, 42, 43, 44 हो गया। 5 सेक्शंस हैं जिनके बिहाफ पे हम अपने फॉर्म को डिसॉल्व करा सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। तो सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 कहता है कि आपस में एग्रीमेंट कर लो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप अपने फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। सेक्शन 41 क्या कहता है? कंपल्सरी, कंपल्सरी डिसोल्यूशन को बताता है। कुछ कुछ रीजंस होते हैं जब हमारा डिसोल्यूशन कंपल्सरी हो जाता है। एक होता है 3rd आपका हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, और एक होता है आपका 43। 3 इवेंट्स, 3 या 4 इवेंट्स होते हैं जिनमें आप अगर वैसा हो जाता है तो आप अपने फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। कंपल्सरी डिसोल्यूशन भी 2 कारणों से हो जाता है। एंड सेक्शन 43 में हम लोग का होता है बाई नोटिस, जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप में एट विल यानी अपनी इच्छा से आया होता है तो फिर वो नोटिस दे करके जा सकता है और फॉर्म को डिसॉल्व भी किया जा सकता है उसी रीज़न से। एंड सेक्शन 44 की बात करें तो ये तो ऑर्डर ऑफ कोर्ट है, मतलब कोर्ट की मदद से हम लोग डिसोल्यूशन करवाते हैं। तो अब हम लोग को ये सोचना है कि किस में क्या कहा गया है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या होता है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन वो डिसोल्यूशन होता है जिसमें जब कोई एक पार्टनर क्या हो जाता है, जब कोई एक पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। जब कोई एक पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है तो वहाँ पे कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक। एंड हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में क्या क्या था कि जब आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए,
जब आप जिस ऑब्जेक्टिव से जुड़े थे, याद होगा ना आपको, पार्टनरशिप कई टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड पार्टनरशिप होता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है, और पार्टनरशिप एट विल होता है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप जो कि हम लोग पढ़ रखे हैं क्लास 11th में। तो वही सारे इवेंट्स होते हैं जो इसमें भी एक पॉइंट ये भी आता है कि जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, ये भी एक इवेंट ही है। सारे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या कोई एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग भी आपका फॉर्म डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाने पर या फिर ड्यूरेशन पूरा हो जाने पर, मान लीजिए आपने पार्टनरशिप एक ड्यूरेशन के लिए किया था, वो पूरा हो गया तो भी आप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। नोटिस का हमने बता ही दिया कि एट विल से अगर आप पार्टनरशिप में जुड़े थे तो अपने पार्टनरशिप को आप खत्म कर सकते हो, पूरे फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हो बाय गिविंग नोटिस। एंड ऑर्डर ऑफ कोर्ट में कई सारे पॉइंट्स थे, आप अपने बुक में देख लोगे तो आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा। पर अब यहाँ देखते हैं कि मैच कैसे होगा, है ना। तो इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, तो इसका हो जाएगा डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। जैसे देखिए क्या कह रहा है, इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स ने आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट किया और डिसॉल्व करने की बात कर ली, यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट वाला बात हुआ। तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट हो गया, यानी पॉइंट जो लिस्ट ए का ए है, लिस्ट 1 का ए पॉइंट, वो हम लोग का मैच कर रहा है पॉइंट नंबर 3 से। ठीक, फिर अब बात है व्हेन बिजनेस बिकम्स इलीगल। ओहो, बिजनेस कब इलीगल हो जाता है, और अगर इलीगल हो गया है तो ये आपको क्या करना पड़ता है, आपको कंपलसरी डिसोल्यूशन वाला हिस्सा हो जाता है। कंपलसरी डिसोल्यूशन में देखिए हमने 2 पॉइंट बना रखा है। एक पॉइंट हमने बोला था क्या, कि जब कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो, और जब आपका बिजनेस क्या हो जाए, इलीगल हो जाए, इलीगल हो जाता है तो फिर हम लोगों का कंपलसरी हो जाता है डिसोल्यूशन। जब ये प्रूव कर देते हैं हम लोग तो डिसोल्यूशन कंपलसरी होता है। पॉइंट नंबर लिस्ट 1 का बी किससे मैच कर रहा है, लिस्ट 2 के फर्स्ट से मैच कर रहा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर ये हमारे हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में ही आता है। किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए या ड्यूरेशन खत्म हो जाए हम लोग के पार्टनरशिप का, तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में आता है। ठीक है, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर किससे मैच कर रहा है, हमारा सी वाला मैच कर रहा है 4th से। तो देखिए हम लोग अपने आंसर के एकदम करीब आ चुके हैं। 3 पॉइंट आपने ढूंढ लिया अगर सक्सेसफुली, तो चौथा आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। पार्टनर बिकेम इनसेन, तो कौन सा पॉइंट रहेगा, सेकंड वाला, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अगर आपका कोई पार्टनर पगला जाए, इनसेन हो जाए, यानी उसको कहते हैं अनसाउंड माइंड हो जाए, तो फिर उसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ता है और फर्म को डिसॉल्व कराना पड़ता है कोर्ट की मदद से। तो पॉइंट नंबर 2 तो किस में मिल रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, कि ये सीक्वेंस हम लोग को मैच कर गया। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 बढ़ते हैं। अ फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स आर 1 लाख, ठीक है, 2 लाख एंड 3 लाख। फर्म का प्रॉफिट दे दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। कितना सुंदर प्यारा सुशील क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपको ये क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, मुझे पता है, मेरी वीडियो क्वालिटी उस लेवल की नहीं है कि आप डायरेक्ट देख सको, तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है और आपको ये PDF, सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। पिछले 2 वीडियोज़ में लिंक नहीं शेयर कर पाया है क्योंकि मैंने नहीं बनाया था, पर अब मैंने चैनल बना दिया है, क्रिएट कर दिया है। आप बड़े ही आराम से चैनल पर जा करके सारे ये PDFs डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट पेपर का मैंने पूरा PDF डाल दिया है, अब आगे नेक्स्ट पेपर का भी डाल दूंगा। आज मतलब इस वीडियो को देखते हुए आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे के पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, आप बैठ करके लगाओ तगड़े से। मैं आपको 1 बाय 1 वीडियो देता जाऊंगा, आप अपने सॉल्यूशन को कंफर्म करते जाना। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट। एंड फिर आगे बढ़ते हैं कि हम लोग को 3 साल का प्रॉफिट दे दिया है और कितना आसान क्वेश्चन है, बोल दिया गुडविल निकालिए और किस मेथड से निकालने बोल दिया, एवरेज प्रॉफिट AP। तो AP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है ना, ये तो बात आपको पता ही होगी। तो AP कितना लेना है हम लोगों को, लास्ट 3 ईयर्स का लेना है। लास्ट 3 ईयर्स का AP 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। कितना हो गया, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कुल मिलाकर हो गया 6 लाख। और इसका हम लोग जब एवरेज कर लेंगे, एवरेज करना तो आता होगा ना, तो बच्चों का खेल है। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको बताया है क्या, हाँ बताया, फिर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज, यस 4 बताया। तो 6 लाख अपॉन 3 इंटू 4 कर लेंगे हम लोग, तो 3 से 2 बार में कट जाएगा, 2 लाख इंटू 4 यानी कि 8 लाख आपका आंसर होगा। एकदम सिंपल सा, 24 का ऑप्शन नंबर बी, 24 का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। एकदम क्लियर था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। 25 पे आते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट, वाह, वन ऑफ द क्यूटेस्ट चैप्टर, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इफ द अमाउंट इन द ईयर 21-22 40 लाख एंड ईयर 2021 50 लाख। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। बोल रहा है आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो बताइए कि कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज़ हुआ है अगर किस में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। अगर ये
पिछले साल 50 लाख था और इस साल 40 लाख हो गया है। तो पिछले साल मैंने कैसे कह दिया, मैंने ईयर देखा 2021 है 20 और 21 का, और 21 और 22 का 40 लाख है। तो क्लियर दिख रहा है कि डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। बस हमें इसको परसेंटेज मिलाना है। और आई थिंक आपको ये आता होगा, ABCD करके हम लोग 4 कॉलम बनाया करते हैं। लास्ट वाले में हम लोग का अगर डिक्रीज़ हुआ होता है या इंक्रीज़ हुआ होता है तो वो C से मिल जाता है और अपॉन में A को रखते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। इट मीन्स आपको परसेंटेज निकालना है अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का, तो जितना इंक्रीज़ हुआ या जितना डिक्रीज़ हुआ। देखिए मैं इस क्वेश्चन के पीछे, मतलब इस क्वेश्चन के कंधे पर मैं सारे कॉम्पैरेटिव के क्वेश्चंस पे बात कर रहा हूँ कि अगर आ गया तो अगर आपको परसेंटेज निकालना पड़ा तो आप अगर इंक्रीज़ हुआ है तो इंक्रीज़ रखना ऊपर, डिक्रीज़ हुआ है तो डिक्रीज़ रखना ऊपर, और अपॉन में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रखना। ओरिजिनल वैल्यू यानी प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू इज़ प्रीवियस ईयर वैल्यू, ओके। तो चलिए हमारे इस क्वेश्चन में तो डिक्रीज़ हुआ है, साफ साफ दिख रहा है 10 लाख रुपीज़ डिक्रीज़ हुआ है और प्रीवियस ईयर का वैल्यू 50 था। क्या परसेंटेज बनेगा? अब तो आप तेज हो गए होगे, इंटू 100 करने से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितने जीरोज़ हैं, सब कट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 5 से ये कट गया 20 टाइम्स। तो 20% का हम लोगों का डिक्रीज़ हुआ है। क्यों डिक्रीज़ हुआ है आप खुद देख सकते हो, अब ये नहीं बताऊँगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फिर से बी राइट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अच्छा था, ये सब क्वेश्चन तो फटाफट जाने चाहिए। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो आपका समय बचाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन में आपको समय बचाकर जो ज़्यादा हैवी न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ पर आपको समय अपना लगाना होता है। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से डिज़ाइन करती है कि आपका उतने समय में पेपर पूरा हो जाए। ऐसा नहीं होता है कि पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। बस फ़र्क क्या है कि आप क्या करते हो, आप जो क्वेश्चन जल्दी कर लेने चाहिए उस पर भी उतना ही समय लगा देते हो। तो इसलिए जो जल्दी कर सकते हो, विद इन सेकंड्स कर सकते हो, उसको सेकंड कर देना। मुझे टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं पूरी बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे साथ साथ और आपको करने भी आ जाए। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 26, राधिका, साधिका एंड कनिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3. राधिका बेचारी रिटायर हो गई। साधिका एंड कनिका डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इन द रेशियो 5:3. चलिए ये मेरी एक और भी, मतलब पिछले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैंने ये बताया था कि अगर रिटायरमेंट हो जाए और ओल्ड रेशियो आपको दिया हो और न्यू रेशियो भी आपको अगर दिया हो तो आपको झट से क्या निकाल लेना चाहिए? क्या निकाल लेना चाहिए बताइए जल्दी से? तुरंत गेन रेशियो निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये रिटायरमेंट चैप्टर है। राधिका रिटायर हो चुकी है, नया रेशियो 5:3 होगा। तुरंत आपको गेन रेशियो के पास भाग जाना चाहिए जब भी ओल्ड और न्यू आपको दिया हो। तो कैलकुलेट गेनिंग रेशियो बोला भी है, तो तड़ातड़ निकालते हैं, एकदम फटाफट निकालते हैं। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो देखिए सॉल्यूशन रेडी हो गया हम लोग का। ऑप्शन चेक करना है बस। ऑप्शन नंबर सी साफ साफ नज़र आ रहा है, 21:11। देख लीजिए कहीं से भी कुछ भी ट्विस्ट नहीं था इसमें। गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड लगाया, न्यू ले लिया किसका? साधिका और कनिका का, और ओल्ड भी ले लिया साधिका और कनिका का। देखिए आपसे यहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकता है जल्दीबाजी में कि जब आपने न्यू लिया तो आपने 5/8 और 3/8 लिया है। जब आप ओल्ड लोगे तो पता है जल्दीबाजी में आप साधिका और कनिका का देखने के चक्कर में 3/5 और 2/5 ले लोगे। ये सावधानी रखना कि जब ओल्ड बोलता है तो ओल्ड में तो सभी काउंट होंगे ना, तो इसलिए 4 को भी काउंट करना है टोटल करते वक्त, यानी 4 3 7 2 9। ठीक है, तो आपका अपॉन में 3/9 आएगा, 2/9 आएगा। जल्दीबाजी में आप 2/5 और 3/5 मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है हम लोगों का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अभी तक तो एकदम इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30,000 वॉज फाउंड टू बी अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक इन्वेस्टमेंट था जो कि अनरिकॉर्डेड रहा। ठीक है, बुक्स में रिकॉर्ड में ही नहीं था। The same was accepted by a creditor in full settlement of his dues of ₹32,000. The accounting treatment of the transaction will be। तो चलिए इसी के साथ आपको एक बात बताता हूँ कि जब बात डिसोल्यूशन की आती है और जब बात इस तरह से कुछ आ जाए कि कोई बाहरी चीज़ आपके बुक में जो पहले से रिकॉर्डेड नहीं थी उसका नाम डिसोल्यूशन के समय आता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसका कोई एंट्री नहीं बनता है, क्योंकि जो चीज़ पहले से रिकॉर्ड में नहीं थी अब उसको हम कैसे ख़त्म करें, है ना। तो डिसोल्यूशन इज़ ऑल अबाउट डिसॉल्विंग द फॉर्म, फिनिशिंग द फॉर्म, है ना। तो जो चीज़ आपके बिजनेस में थी पहले से, यानी रिकॉर्ड में थी, आप उसे मिटा सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं, उसे राइट ऑफ कर सकते हैं। पर जो चीज़ आपके बिजनेस में थी ही नहीं रिकॉर्ड में, तो फिर आप उसको कैसे मिटा सकते हैं? और बाहर कोई और ले रहा है। देखिए ज़रा समझिए इस क्वेश्चन को। पार्टनरशिप फॉर्म में एक इन्वेस्टमेंट था 30,000 का जो कि अनरिकॉर्डेड था, है ना। द सेम वॉज एक्सेप्टेड बाई अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट किसी क्रेडिटर ने ले लिया जिसका हिसाब 32,000 का था।
एक बंदा था, कोई क्रेडिटर आउटसाइडर, जिसको हम पेमेंट तो करने ही वाले थे, पर उसने क्या किया, उसको जब पता चला कि एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है मेरे फर्म के पास तो उसने इसी को टेक ओवर कर लिया, मतलब ले लिया, बोला कि ठीक है ये वाला इन्वेस्टमेंट मेरे को दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इसका हिसाब 32,000 का था, इसने 30,000 वाला इन्वेस्टमेंट ले लिया। हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई होगी, पर हम हमेशा उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करे रखते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को, तो वो बोलता है हम ले लेंगे तो ले लो। तो इससे क्या होता है, क्रेडिटर का हिसाब भी ख़त्म हो जाता है और हमारा कुछ बिगड़ता भी नहीं है। तो इसलिए इसके लिए सिंपली हम कहेंगे अगर ये बुक्स में होता, चलिए इससे एक और बात आती है सामने कि अगर किसी एसेट्स के अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी ख़त्म हो रही होती है तो उसके लिए हमें कोई एंट्री नहीं पास करनी होती है। बोलिए ये बात जानते थे आप? जानते थे तो बहुत अच्छा, नहीं जानते थे तो जान लीजिए। अगर किसी एसेट्स के बदले में अगर कोई लाइबिलिटी ख़त्म हो रहा हो, जैसे कोई क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो ऐसे चीज़ों का हम कोई रिकॉर्ड नहीं बनाते, क्योंकि जब आप इसको रिकॉर्ड में लाएंगे तो आप सबका नाम रियलाइजेशन कर देते हो। आप सारे गुडविल को कन्वर्ट कर दिए, सारे चीज़ों का, सारे एसेट्स का नाम, सारे लाइबिलिटी का नाम आप रियलाइजेशन कर चुके होते हो। तो इसलिए रियलाइजेशन ही डेबिट होगा, रियलाइजेशन ही क्रेडिट होगा, तो इससे अच्छा कि कोई एंट्री ही ना पास करें। हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी ये कहता है कि सेम नेम डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह नहीं हो सकता। चलिए, तो इससे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर हो गया, एकदम बी है, 27 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन। बताइए इनमें से कौन सा आइटम एप्रोप्रिएशन में नहीं है, जल्दी से बताइए। अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस हुआ था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में जाता है, कमीशन टू पार्टनर एप्रोप्रिएशन में जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, याद आया कुछ? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर हमारे मेहमान साहब हैं, कहाँ गए हमारे मेहमान साहब? हमारे मेहमान साहब 3 गेस्ट में आते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो इसलिए हम इनको पीएल में ले जाते हैं, ना कि एप्रोप्रिएशन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, ज़्यादा सोचना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। आइडेंटिफाई दैट अकाउंट फ्रॉम विच लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कैन बी रिटन ऑफ व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व फॉल शॉर्ट। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन आपके डिवेंचर से आ गया कि जब आपके एसपीआर में पैसा कम पड़ जाए, एसपीआर छोटा पड़ जाए, रिजर्व में पैसे कम पड़ जाएँ, तो आप किस जगह से आप पैसे को रिकवर कर सकते हो? तो दूसरा नाम होता है क्या? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑप्शन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्शन है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट है, और रिजर्व एंड सरप्लस है। बताइए, जब आपके एसपीआर से भी पैसा कवर अप ना हो पाए तो फिर आपके पास एक रास्ता है कि आप सीधे अपने उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर लीजिए? पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। इट मीन्स यू हैव टू डू स्वाहा। पीएल अकाउंट इज़ स्वाहा अकाउंट। जब आपके पास एक्सपेंसेस कवर करने के लिए कुछ ना बचा हो, कोई रिजर्व ना बचा हो, तो आप सीधे उसको या तो प्रॉफिट या तो लॉस बनाकर अपने पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अगर हमें लॉस हद से ज़्यादा हुआ है इशू ऑफ डिवेंचर करते वक्त, और सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा कवर करने के बाद भी पैसा कम पड़ जा रहा है, तो हम उसे पीएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। इसके साथ साथ एक और बात आपको बता दें कि कैपिटल रिजर्व से भी पैसा एडजस्ट किया जाता है। जब ये लॉस ऑन इशू को कवर करने के लिए आपने डिवेंचर चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें एक टॉपिक भी है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, है ना। जब हमको राइट ऑफ करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट कर लो, एसपीआर से एडजस्ट कर लो, और अगर फिर भी पैसा कम पड़ जाए तो फिर पीएल अकाउंट यानी स्वाहा अकाउंट में डाल दो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सीधे एसपीआर का ही नाम लिया, एसपीआर के बाद अगला हमारा पीएल ही है रास्ता। कैपिटल रिजर्व का यहाँ नेम भी नहीं दिया था, इसलिए हम सोच भी नहीं सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देन इट विल बी डील्ड इन द फॉलोइंग मैनर। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर आपके पास बुक्स में गुडविल है, तो बुक्स में जो गुडविल होता है, याद है उसको क्या बोलते हैं? उसको परचेज गुडविल बोलते हैं। और आप बताइए, इस परचेज गुडविल से एडमिशन में नए पार्टनर से कोई मतलब होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एडमिशन में नए पार्टनर को तो गुडविल का अमाउंट लाना होता है ना। तो वो जो लाता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, वो बुक्स में नहीं रिकॉर्ड होता है। वो तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं कि भैया चलो मौज करते हैं। तो इस परचेज गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन? ठीक है, तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस गुडविल को हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं इन ओल्ड पार्टनर्स। तो एंट्री क्या बन जाती है? एंट्री क्या बन जाती है? राइट ऑफ करने का मतलब पार्टनर्स के खाते में एडजस्ट हो जाता है जाकर। तो ओल्ड पार्टनर्स जो होंगे उनका कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और 2 में गुडविल हो जाएगा। और यही सेम ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में भी है परचेज गुडविल को लेके। यही सेम ट्रीटमेंट आपके चैप्टर नंबर 2 चेंज इन पीएसआर में भी है। तो जब भी परचेज गुडविल आएगा उसका यही ट्रीटमेंट होता है, राइट ऑफ कर दो ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, तो ऑप्शन देखा जाए फटाफट, क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट पहले ही नंबर पे मिल रहा है। और दूसरा लिखा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नो नो नो। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नो नो नो। गेनिंग पार्टनर का नाम तो यहाँ लेंगे ही नहीं। ये गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो होता है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए होता है। फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग, नहीं नहीं नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। और एक बात आपको बता दूँ,
आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो अपने आंसर पे, आप चारों ऑप्शन को एक बार चेक कर लेना प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपको लग रहा होगा एकदम जो कहते हैं ना फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिंसिपल पे आपको लग रहा होगा कि ये आंसर सही है, तो ज़रूरी नहीं होता है। आपको कभी कभी कुछ और जो ऑप्शंस होते हैं उनसे मैच करता हुआ भी आंसर हो सकता है। तो इसलिए अपने सभी ऑप्शन को पढ़िएगा ज़रूर एक बार, कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, जल्दीबाजी में हड़बड़ में गड़बड़ मत करिएगा। तो ठीक है, आज हम लोगों का नेक्स्ट 10 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हो गया। अब जल्दी से मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग 31 to 40 को कवर करेंगे। और आपको कहीं भी दिक्कत समस्या लग रही है मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके में या फिर स्पीड में भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप मुझसे बताइए, शेयर करिए अपने मन की जो भी बातें आप मुझसे शेयर करिए, मैं ज़रूर आपको उस फीडबैक का रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी जमकर करते रहिए। मैं आपको नेक्स्ट अब PDF अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, ज़बरदस्त तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट।